भारत के इतिहास में एक ऐसा दौर भी था जिसे कहते हैं गोल्डन एज या स्वर्ण युग। तो आज चलिए सफर करते हैं उसी गुप्त साम्राज्य में और जानते हैं कि आखिर क्यों इस दौर को इतना महान माना जाता है। ये साम्राज्य बना कैसे और इसने हमें विरासत में क्या दिया। तो आज की हमारी चर्चा का रोडमैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले देखेंगे कि इस साम्राज्य की नींव कैसे पड़ी, फिर बात करेंगे इसके सबसे बड़े योद्धा समुद्रगुप्त की। उसके बाद हम पहुंचेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, मतलब असली गोल्डन एज में। फिर समझेंगे कि इनका शासन चलाने का तरीका क्या था और आखिर में देखेंगे कि इनकी विरासत आज भी हमारे लिए क्यों इतनी अहम है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। समय है तीसरी और चौथी सदी का। उत्तर भारत में एक तरह का पावर वैक्यूम है और इसी माहौल में एक नई ताकत धीरे धीरे सिर उठा रही थी। एक ऐसी ताकत जो आने वाले कई सौ सालों के लिए भारत का इतिहास लिखने वाली थी। अच्छा, यहाँ एक बहुत जरूरी बात है समझने वाली। देखिए, इस वंश की शुरुआत तो की श्रीगुप्त ने, लेकिन माना जाता है कि वो एक स्वतंत्र राजा नहीं थे, शायद किसी और के अधीन एक सामंत थे। जो असली, जिसे कहते हैं ना सॉवरेन रूलर, वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। इसीलिए उन्हें ही इस महान साम्राज्य का असली संस्थापक माना जाता है। अब देखिए, राजा तो बन गए, लेकिन अपनी पावर को सीमेंट करना भी तो जरूरी था, है ना? तो उन्होंने दो बहुत ही स्मार्ट मूव्स लिए। पहला तो था लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह। ये कोई मामूली शादी नहीं थी, ये एक जबरदस्त पॉलिटिकल अलायंस था। और दूसरा, उन्होंने उपाधि ली महाराजाधिराज की, मतलब मैं छोटे मोटे राजाओं का भी राजा हूं। और जब कोई साम्राज्य इतना ताकतवर और अमीर होता है तो वो दिखता कहाँ है? वो दिखता है उनके सिक्कों में। गुप्त काल की सबसे बड़ी खासियतों में से एक है उनके सोने के सिक्के, जिन्हें दीनार कहते थे। जानते हैं, प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के इन्होंने ही जारी किए। ये सिक्के सिर्फ करेंसी नहीं थे, ये उस दौर की प्रॉस्पेरिटी का जीता जागता सबूत थे। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने एक मजबूत नींव तो रख दी, लेकिन इस नींव पर एक शानदार इमारत खड़ी की उनके बेटे समुद्रगुप्त ने। एक ऐसा नाम जो भारतीय इतिहास में शौर्य और विजय का दूसरा नाम है। इन्होंने अपनी तलवार के दम पर गुप्त साम्राज्य का नक्शा ही बदलकर रख दिया। अच्छा, हमें इनकी जीतों के बारे में पता कैसे चलता है? इसके लिए हमें देखना होगा प्रयाग प्रशस्ति, जिसे आज इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं। इसे लिखा था उनके दरबारी कवि हरिसेन ने, और इसमें एक ऐसा दावा किया गया है जो सच में सुनने में यकीन नहीं होता। ये दावा है कि समुद्रगुप्त ने अपनी जिंदगी में 24 बड़ी लड़ाइयां लड़ी। और जानते हैं कितनी हारी? 0, 0, एक भी नहीं। मतलब सोचकर देखिए, 24 0 का रिकॉर्ड। इसी अविश्वसनीय रिकॉर्ड की वजह से आज के इतिहासकार उन्हें भारत का नेपोलियन कहते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी बस इतनी ही नहीं है। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, उनके कई और पहलू भी थे। एक तरफ वो सर्वराज उच्छेदता थे, मतलब सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाले। तो दूसरी तरफ वो कविराज भी थे, कवियों के प्रेमी और खुद भी एक कवि। इतना ही नहीं, उनके सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, मतलब एक महान संगीतकार भी। और अपनी सत्ता को चरम पर पहुंचाने के लिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया। अब ये अश्वमेध यज्ञ क्या था? ये सिर्फ एक पूजा या रस्म नहीं थी, ये एक पावर स्टेटमेंट था। ये एक तरह का खुला ऐलान था कि ये पूरा इलाका मेरा है और अगर किसी में हिम्मत है तो मेरे घोड़े को रोक कर दिखाए। ये अपनी संप्रभुता साबित करने का सबसे बड़ा तरीका था। तो समुद्रगुप्त ने साम्राज्य को विशाल बना दिया, लेकिन जिससे हम कहते हैं ना, द एब्सोल्यूट पीक, जो स्वर्ण युग का असली चेहरा है, वो हमें देखने को मिलता है उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय के राज में। जब भी कोई गुप्तों का स्वर्ण युग कहता है तो असल में दिमाग में तस्वीर चंद्रगुप्त द्वितीय के दौर की ही आती है। और सिंहासन तक पहुंचने की इनकी कहानी तो भाई पूरी फिल्मी है। हुआ ये कि इनके बड़े भाई थे राजा रामगुप्त, जो शकों से हार गए। शक आक्रमणों ने उनकी पत्नी ध्रुव देवी को बंदी बना लिया। तब चंद्रगुप्त ने मोर्चा संभाला, शकों को धूल चटाई, ध्रुव देवी को बचाया और फिर अपने ही भाई को हटाकर ध्रुव देवी से विवाह कर खुद सिंहासन पर बैठ गए। है ना, बिल्कुल नाटकीय। सत्ता में आने के बाद उन्होंने दो चीजों का बड़ा शानदार इस्तेमाल किया, शादी और तलवार, मतलब मैट्रिमोनियल अलायंसेस और मिलिट्री पावर। जहां जरूरत पड़ी वहां रिश्तेदारी जोड़कर दोस्त बनाए और जहां जरूरत पड़ी वहां दुश्मनों को कुचल दिया। और उनका सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था वाकाटक साम्राज्य के साथ गठबंधन करके अपने पुराने दुश्मन शकों का हमेशा हमेशा के लिए सफाया कर देना।
और जरा इनके दरबार की रौनक देखिए। ये कोई साधारण दरबार नहीं था, ये उस दौर का थिंक टैंक था। यहाँ बैठते थे नवरत्न, यानी 9 ऐसे दिग्गज जो अपने अपने फील्ड के मास्टर्स थे। सोचिए, एक ही छत के नीचे कालिदास जैसे कवि, वरामिहिर जैसे खगोल शास्त्री और धन्वंतरी जैसे चिकित्सक। कमाल की बात है। तो सवाल यह है कि इतना बड़ा, इतना फैला हुआ साम्राज्य आखिर चलता कैसे था? क्या दिल्ली में बैठा राजा हर गांव को कंट्रोल करता था? नहीं, इनका सिस्टम बहुत ही स्मार्ट और डिसेंट्रलाइज था। उन्होंने एक लेयर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाया था। इसे ऐसे समझिए जैसे आज होता है ना, देश फिर राज्य फिर जिले फिर गांव, बिल्कुल वैसा ही। पूरा साम्राज्य बटा था भुक्ति यानी प्रांतों में, प्रांत बटे थे विषय यानी जिलों में, और ये सिलसिला नीचे गांव यानी ग्राम तक जाता था। हर लेवल पर अपने ऑफिसर, अपनी जिम्मेदारियां। इससे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्मूथ चलता था। अब सरकार चलाने के लिए पैसा तो चाहिए, तो इनका टैक्स सिस्टम भी बड़ा ऑर्गेनाइज था। 2 मेन टैक्स थे। एक था भाग, जो कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का 1/6 हिस्सा होता था, मतलब सीधा साधा लैंड रेवेन्यू। और दूसरा था भोग, जिसमें लोग राजा को फल, फूल, लकड़ी जैसी चीजें समय समय पर देते थे। और देखिए, जब किसी देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, पैसा हो, शांति हो, तो क्या होता है? तब कल्चर खिलता है, साइंस आगे बढ़ता है, लिटरेचर लिखा जाता है। गुप्त काल में बिल्कुल यही हुआ, और यही वो वजह है कि हम इस दौर को गोल्डन एज कहते हैं। और इस गोल्डन एज के सबूत आज भी हमारे सामने खड़े हैं। दिल्ली में मेहरौली का आयरन पिलर देखा है? 1600 साल से ज्यादा हो गए और आज तक उस पर जंग नहीं लगा। सोचिए कैसी कमाल की मेटलर्जी रही होगी। या फिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर और भितरगांव का ईंटों का मंदिर, ये भारत के शुरुआती मंदिरों में से हैं और उस दौर की वास्तुकला का शानदार नमूना है। और साहित्य की बात करें तो भाई ये तो सच में एक सुनहरा दौर था, और इस दौर के सबसे बड़े सितारे थे महाकवि कालिदास, जिन्हें हम शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। उनकी रचनाएं जैसे मेघदूतम इतनी खूबसूरत हैं कि आज भी संस्कृत साहित्य की सबसे कीमती धरोहर मानी जाती हैं। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर अच्छी चीज का अंत होता है। कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं रहता, और गुप्त साम्राज्य के साथ भी यही हुआ। बाद के शासकों के सामने एक ऐसा खतरा आकर खड़ा हो गया जिसने इस महान साम्राज्य की चूलें हिला दी। एक तरफ कुमारगुप्त के समय में दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी नालंदा की नींव रखी जा रही थी, तो दूसरी तरफ मध्य एशिया से हूणों के भयानक हमले शुरू हो गए थे। उनके बाद आए स्कंदगुप्त, एक बहुत ही वीर राजा, जिन्होंने अपनी पूरी ताकत हूणों को रोकने में लगा दी और काफी हद तक सफल भी हुए। लेकिन ये हमले लगातार होते रहे। आखिरकार इन लगातार हमलों ने साम्राज्य को अंदर से खोखला कर दिया और ये बिखर गया। लेकिन साम्राज्य तो खत्म हो गया, पर उसकी विरासत वो आज भी जिंदा है। उनका साइंस, उनका आर्ट, उनका लिटरेचर, वो आज भी हमारी पहचान का हिस्सा है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि किसी भी सभ्यता को, किसी भी युग को महान क्या बनाता है? तलवार की ताकत या फिर कला और ज्ञान की रोशनी?